आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यह मेरा डिक्लेरेशन है जो देश के सभी नागरिकों के लिए प्रस्तुत रहता है। मैं आज से धीमान यह घोषणा करता हूँ। नंबर एक यह है कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी, उत्तर प्रदेश सरकार। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिहार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और संचालन की जिम्मेदारी माननीय चरणदास प्रजापति जी, प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश आरबीएम जी के कंधों पर थी, परंतु सिग्नल के अभाव में वर्तमान समय में माननीय करदम जी संचालन कर रहे हैं। भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला स्तर के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं देश के अंदर उपासक, उपासिकाओं और भारत के नागरिकों, जैसे कि आज आर्टिकल 175 पर चर्चा होनी है।
इससे पूर्व आर्टिकल 173 पर चर्चा हो चुकी है। आर्टिकल 175 के संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 117 ने 175 के अंदर राज्यपाल के अधिकारों के संबंध में बताया गया। राज्यपाल को जो अनुच्छेद 175 में शक्तियां प्राप्त हुई है वह है कि राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल मतलब किसी राज्य का कोई राज्यपाल है मान लो, वह अपने राज्य के विधानमंडल के अंदर दोनों ही सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य के राज्यपाल राज्य की विधानसभा को या विधान परिषद को एक एक करके अथवा दोनों ही विधानमंडल को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर किसी प्रदेश के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर दो सदन है, द्विसदन व्यवस्था है विधानमंडल में। एक है विधानसभा, दूसरी है विधान परिषद। तो राज्यपाल को अगर कोई ऐसा जो है प्रदेश है जिसमें दोनों सदन है, तो राज्यपाल चाहे तो एक एक सदन के की जो को संबोधित करें, या चाहे तो दोनों ही सदनों को इकट्ठा बुला करके और संबोधित कर सकते हैं। और उस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। अब जब राज्यपाल संबोधित कर रहे हैं तो विधानमंडल को कर रहे हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। तो विधान परिषद और विधानमंडल का आशय यही है कि उसके सदस्य वहां होने चाहिए। तो जो है अगर विधानसभा के को संबोधित कर रहे हैं तो विधानसभा के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो सदन में हो। और यदि वह विधान परिषद को संबोधित कर रहे हैं तो विधान परिषद के सदस्यों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो वहां पर उपस्थित हो। और अगर ज्वाइंटली दोनों को इकट्ठा संबोधित कर रहे हैं तो फिर दोनों के सदस्यों का उस विधानमंडल की मीटिंग में होना आवश्यक होना चाहिए। इस तरीके से अनुच्छेद 175(1) यह स्पष्ट करता है कि विधानमंडल को राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाएगा और उसमें उनके सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता है। इसके आगे चलते हैं। अनुच्छेद 175 2 अनुच्छेद 175 का सेकेंड पॉइंट कहता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वह विधानमंडल में लंबित विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा जिस सदन को कोई संदेश भेजा जाता है वह सुविधाजनक प्रेषण के
साथ विचार करेगा। संदेश द्वारा आवश्यक किसी भी मामले को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे मैसेज जो कन्वे करेंगे राज्यपाल विधानमंडल के सदन या सदनों को, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, तो वह संदेश चाहे किसी जो है सदन के अंदर कोई विधि से संबंधित हो, विधेयक के से संबंधित हो, उस विधेयक से संबंधित, मान लो कि विधायिका ने किसी विधेयक को लंबे समय से जो है मान लीजिए विधेयक पर कोई विधि सम्मत निर्णय नहीं लिया है, या कुछ विधेयक के संबंध में कुछ राज्यपाल को कुछ विधिक उनका अपना लीगल दृष्टिकोण है, तो उस संबंध में वह विधानमंडल को मैसेज भेजेंगे, आशय संदेश भेजेंगे। संदेश में वह जो उनके दिमाग के अंदर, राज्यपाल के दिमाग के अंदर जो तथ्य उभरेंगे किसी विधेयक को पढ़ करके, या कोई भी ऐसा मामला जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वह उससे संबंधित उनके तथ्य दिमाग में उत्पन्न होते हैं कि यह जो विधेयक है इस संबंध में दिस, तो कोई कंफ्यूजन है, कोई सलाह है, कोई जो है मतलब उनको किसी बिंदु पर कोई आपत्ति है या कोई विचार है, तो उस संबंध में वह संदेश विधानमंडल को भेजेंगे। और जब आप वह संदेश भेजेंगे तो उस जिस सदन को संदेश भेजा जाएगा, चाहे विधानसभा को भेजा गया हो चाहे विधान परिषद को भेजा गया हो, अगर विधानसभा को भेजा गया संदेश है तो वह भेजा गया संदेश पर विधानसभा को ध्यान देना है और विचार करना है। यदि वह संदेश विधान परिषद को भेजा गया है तो उसे भी जो है उस संदेश को अपने संज्ञान में लेना है और उस पर विचार करना है, उस पर एक्शन लेना है। दिस इज क्लियर आर्टिकल। तो अनुच्छेद 175 दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग कि विधानमंडल को संबोधित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया। क्यों दिया गया है? राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान है और राज्यपाल की पदाधिकारियों की संज्ञा में ये सारा मंत्रिमंडल आता है। राज्यपाल अपना कार्य जो है मंत्रिमंडल के माध्यम से ही करते हैं, तो मंत्रिमंडल तो उनके कार्यपालिका का के एक हिस्सा है ही, परंतु जो विधानमंडल में दूसरे अन्य सदस्य हैं उनको भी वो अपने विचारों से अवगत कराते हैं। तो कैसे होगा? संबोधित करने का अधिकार जब उन्हें होगा तभी तो वह संबोधित करेंगे, अन्यथा कोई भी एक क्वेश्चन उठा देगा कि भाई आप तो राज्यपाल हो और विधानमंडल के अंदर आपको क्या संबोधित करने की जरूरत है, मुख्यमंत्री साहब हैं तो। इसलिए उनको लीगल रूप से यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 175 एक में कि यू हैव पावर टू एड्रेस असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपके जो विधानमंडल है उसको आप करिए, संबोधित करिए। और संबोधित जो वो करेंगे अनुच्छेद 175 2 में, तो वह दोनों सदनों में जिसको भी संबोधित करेंगे वह विधि से संबंधित मामलों पर जो भी उनका विचार होगा, वो जो भी उनकी सोच होगी, जो भी उनके दिमाग में तथ्य आएगा, उस तथ्य पर विधानमंडल ध्यान देगा, उस पर विचार करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। इस तरह से अनुच्छेद 175 के अंदर राज्यपाल की
अधिकार और शक्तियों के संबंध में बताया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 176 पे। अनुच्छेद 176। तो अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 176 के अंदर 1 में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। यह विधान परिषद वाले राज्य के मामले में दोनों सदनों में एक साथ इकट्ठा हुए विधायिका को अपने सम्मान के कारणों के बारे में सूचित करेंगे। तो कहने का मतलब क्लियर है कि अनुच्छेद 176(1) के अंदर स्पष्ट किया गया है कि जब कोई नई विधानसभा गठित होगी, प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव यानी कि जब कोई नई विधानसभा चुनकर आएगी तो उस चुनी हुई विधानसभा का प्रारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से चालू हो। यानी जो नई विधानसभा चुन करके आएगी उसका जो पहली मीटिंग होगी उसको जो है संबोधित राज्यपाल जी करेंगे। एक पॉइंट हो गया, राज्यपाल का अधिकार हो गया कि भाई जब भी विधानसभा गठित होगी तो हम अपना संबोधित करेंगे, जो भी हमें बताना है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉ, इंटरेस्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो भी स्टेट के इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, एजुकेशन, जिस विषय में भी उनको लगता है कि उन्हें अभिभाषण देना है तो वह अभिभाषण देंगे। ये उनका राइट है। एक बिंदु। दूसरा, अनुच्छेद 1 के अंदर एक और अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है कि प्रत्येक साल में जो पहला सत्र होगा उस विधानमंडल का, उस विधानमंडल को भी जो है राज्यपाल संबोधित करेंगे। इस प्रकार से राज्यपाल को 2 प्रकार से संबोधित करने का अधिकार है। पहला ये कि जब कोई विधानसभा इलेक्शन के बाद गठित होगी तो उस गठित विधानसभा का जो पहला प्रारंभ होगा उस पहले प्रारंभ को, जो सत्र का उनका पहला प्रारंभ होगा, उसको माननीय राज्यपाल जी के संबोधन से आरंभ किया जाए। और दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य में वहां के विधानमंडल के द्वारा जो पहला सत्र बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, उस पहले सत्र को भी राज्यपाल द्वारा ही संबोधित किया जाएगा। ये यहाँ पर बात है। जिन राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उन राज्यों के दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से इकट्ठा करके जो है राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देंगे। इस तरीके से अनुच्छेद 176 राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में स्पष्ट करता है।
अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि सदन या सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषणों में निर्दिष्ट मामलों की चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए प्रावधान किया जाएगा। अब ये दूसरा इशू है। दूसरा इशू बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे इशू को भी जो है संगठनों में शामिल किया जा सकता है। इशू ये है कि जो राज्यपाल महोदय अभिभाषण देंगे, उस अभिभाषण को कब देंगे, 10 बजे देंगे, 11 बजे देंगे, 12 बजे देंगे, कितनी देर देंगे, है? उसको भी नियमतः जो है बनाया गया है। तो सदन के अंदर जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना है, उस अभिभाषण के लिए एक समय फिक्स किया जाएगा और उसको आवंटित किया जाएगा नियमों के अंतर्गत। जो है सदन को चलाने के लिए एक नियमों की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के तहत सदन चलता है और उसी प्रक्रिया के तहत उनको समय उनका आवंटन किया जाएगा। जैसे कि किसी जो है जिले के अंदर अदालत है और आपराधिक न्यायालय की बात करें अगर हम, तो आपराधिक न्यायालय आपराधिक मामलों पर विचार करता है। आपराधिक मामले जैसे कि हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किए गए अपराध को देखें तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर अपराधों के विषय में बताया गया। अपराध और दंड, अपराध और दंड, अपराध और दंड, अपराध और दंड, इसी से भरी हुई है। अब जो है अपराध और दंड तो लिखा है, परंतु न्यायालय इन अपराधों के लिए निश्चित दंड कैसे देगा? What will be the procedure to sentence, to punish? तो उसके लिए एक अलग से बुक लिखी गई कि न्यायालय काम करने की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी नियमावली क्या होगी। तो जो है उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 72 अमेंडमेंट होते रहे, उसमें भी वो लिखी गई। उसके अनुसार जो है अपराध देने की एक प्रक्रिया तय की गई। उस प्रक्रिया के तहत जो है अभियुक्तों को जो है ट्रायल किया जाता है और उन्हें पनिश किया जाता है। हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट नियमावली है। जेल के अंदर कैदियों को रखने के लिए जेल मैनुअल है। तो फिर स्कूल कॉलेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसके नियम कायदे हैं। तो फिर विधानसभा को चलाने के लिए भी एक प्रक्रिया, एक नियम सुनिश्चित है और उस निश्चित विधानसभा के अंदर नियमों के अनुसार ही राज्यपाल को समय आवंटित किया जाएगा। यहाँ से स्लाइड समाप्त होती है और 7:51 भी हो रहा है। तो हम लोग अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176 पर चर्चा कर रहे थे
अनुच्छेद 175 और 176 पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। लीगल क्वेश्चन करिए, नॉन पॉलिटिकल। जो बताया गया है उसमें कुछ ना समझ में आया तो बात करिए। राजनीतिक सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारे वेबिनार होते हैं, तो उसी में जो है उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमारा तो उद्देश्य है कि कानून की बारीकियों को समझा जाए, समझाया जाए। तो इसमें अनुच्छेद 175, 176 पे अगर किसी के मस्तिष्क में कोई सवाल पैदा होता है तो पूछिए। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर टाइम हो रहा है, अग्रिम कार्रवाई आरंभ करिए। मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब। आपने बड़े ही 175 और 176 का बखूबी आपने प्रबोधन किया और उसके विस्तृत रूप में आपने बात रखी। बहुत बहुत साधुवाद। अब किसी को मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, समय है हमारे पास में। तो 5 मिनट में कोई जो है, नहीं तो फिर हम आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय के बॉस साहब को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय के बॉस साहब। जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आ रही सर। अच्छा ठीक। महाकारुण्य तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर एवं समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त मूल निवासी बहनों भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये संविधान चर्चा की श्रृंखला में ये जो रखा गया है एक दिन सप्ताह में, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को कानून का एक्सपर्ट बनाना है, वकील बनाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी हर एक नागरिक को होना चाहिए। अब समझने के लिए हम बताते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। मकसद है हम लोगों को समझना। सुनना तो सुनते हैं, अगर नहीं समझे तो फिर सुनना ही बेकार है। तो इसको इस तरह से समझा जाए कि जैसे मैट्रिक प्राइमरी स्कूल से लेके 10वां तक हर विषय को पढ़ना पड़ता है। भले बचपन में सोच ले कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, लेकिन बचपन में उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जितना विषय है मानव जीवन से संबंधित सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब बाद में होता है, इंटर के बाद जो हो जाता है कि डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़िए, इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स पढ़िए, इस तरह से भाई जनरल है तो अपना जनरल पढ़िए। तो उसी तरह से ये जो संविधान की जानकारी है, हम लोग को एक बेसिक जानकारी, अगर सर जी जो है धीमान साहब बहुत डिटेल में बहुत अच्छा समझाते हैं, आगे आर्टिकल बाई आर्टिकल, पॉइंट बाई पॉइंट वो समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो कभी नहीं सुने हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो पहले जान रहे हैं वकील लोग हैं उनको भी एक तरह से रिफ्रेशर का काम करता है। तो हम लोग देख रहे हैं, हर सोमवार को हम लोग देखते हैं। तो कहने मतलब यह है कि संविधान की चर्चा का उद्देश्य है कि बेसिक जानकारी नागरिक के हैसियत से हम लोग को होना चाहिए, और वो यही है तरीका कि हम लोग इसे व्यवस्था तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। जैसे हाई स्कूल तक कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या है, गवर्नर क्या है, इस तरह से होना चाहिए था। राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है,
ये सब थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि जिसको इंटरेस्ट लगता हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपना एक विचार किए कि भाई हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कानून की, और इसी के तहत ये कार्यक्रम को रखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छा जानना चाहिए सबको, वो है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। बहुत इम्पोर्टेंट, सही से सब आर्टिकल इम्पोर्टेंट, सब जगह नियम कानून बना हुआ है। ये सुपर कानून है, तो डिटेल में हम पहले ही बता चुके हैं कि जो संविधान जो है ये सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के साथ, इवन पार्लियामेंट जिसको देश में शासन कर रहा है वो भी इसी के अधीन। ये उनका अधिकार को कर्टेल किया गया है, फंडामेंटल राइट जो संविधान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट भी कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकता, लागू तो बाद में होगा, बना ही नहीं सकता जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। इसलिए उसको राइट नहीं बोला गया। राइट दो तरह का है, एक है लीगल राइट, कानूनी अधिकार, एक है फंडामेंटल राइट जिसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन लीगल राइट के लिए आपको लोअर कोर्ट से जाना पड़ेगा, फर्क है। तो ये सब बेसिक चीजें जानना चाहिए। हम लोग तो एडवोकेट हैं तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन सभी लोग को वो तो डिटेल जानकारी नहीं होती है, लेकिन इसीलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी देना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे आर्टिकल 13, शायद आप लोग सुने होंगे कि 13 को बहुत खराब बोला गया है भारत में। 13 नंबर संख्या को इसीलिए बोला गया है कि 13 नंबर जो आर्टिकल है संविधान का वो बहुत जबरदस्त है, पूरा हर पावर को सीज कर दिया, सभी का पावर सीज कर दिया, उसमें कंट्रोल बना दिया कि आप देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते, और अगर बना हुआ है पहले से, आजादी के पहले से अगर बना हुआ था वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये भी नहीं मालूम है कि क्या कानून बना हुआ था और क्या कार्टेल हो गया। जैसे स्लेवरी बैंड, लेकिन अभी भी स्लेवरी हो रही है, व्यवहार में तो हो ही रही है। हम लोग जाने, अब जो बेचारा कर रहा है स्लेवरी उनको पता ही नहीं है क्या कानून है नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को समझना। अच्छा, रूढ़िवादिता, जितना भी रूढ़िवादिता है, जो पहले हिंदू हिंदू बोल रहे थे अब सनातन बोलने लगे हैं लोग, ये भी प्रचार हो रहा है, क्योंकि हिंदू से लोग सब चिढ़ गया, हिंदू सब अब हेट होने लगा है, इसलिए अब उन लोग एक अलग शब्द निकाल रहे हैं सनातन का। खैर, तो कहने मतलब यह है कि जितना रूढ़िवादिता है वो सब नल एंड वाइड हो चुका है, लेकिन हम लोग जिनको खत्म करना है उनको मालूम नहीं किया है, जब नहीं है अब माने जा रहे हैं कि भाई चला रहा है, परंपरा के नाम पर चला रहा है, तो ऐसे चला रहा है। ये बेसिक चीज हमें बहुत जानना जरूरी है। उसमें एक पारा खाली पढ़ देते हैं तो आपको समझ में आता है, हिंदी में ही है। मूल अधिकारों से असंगत, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण, असंगत या उसका कमजोर करता है, या तो खत्म करता है या कमजोर करता है, करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, लेकिन संविधान जो लागू हुआ उसके ठीक पहले भारत के राज्य में प्रवृत्त सभी विधियां, जितने भी कानून हैं, उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग में उपबंधों के असंगत। इसका मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है इससे अगर असंगत है, इससे मिसमैच है, इसके खिलाफ कंडक्टिविटी है, तो वो नल एंड वाइड है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। राज्य, यहाँ राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य मतलब कंट्री होता है संविधान। ये देश ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती, मतलब फंडामेंटल राइट। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा, जितना पोर्शन उल्लंघन है, अवरोध करता है, उतना पोर्शन नल एंड वाइड, मतलब शून्य, उसका कोई वैल्यू नहीं, पेपर नमक का पुड़िया हो जाता है। इसको ऐसे बोलचाल भाषा में है। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में
विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, कानून का जो बनता है उसका है कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ी या प्रथा। अगर सरकार आजादी के पहले मतलब संविधान लागू होने के पहले अगर कोई अध्यादेश था, आदेश था, नियम था या अधिसूचना जारी हुआ था या कोई रूढ़ी है या प्रथा है, ये सब नल एंड वाइड, खत्म। इसीलिए दिया है प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी विधानमंडल या अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निर्देशित कर दी गई है, चाहे वो ऐसी विधि या उनका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं है। इस अनुच्छेद का कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन ये तो विश्लेषण दिया है वो विशेष करके बोला, लेकिन मकसद यही है कि हम लोग जो रूढ़ी में चल रहे हैं ये कानूनन रद्द हो चुका है, लेकिन हम लोग को जानकारी का अभाव है, इसीलिए हम लोग उसी को फॉलो करेगा। और शेष अभी जो धिमान साहब हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से बताते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर बता, उनका सीक्वेंस है बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग बेसिकली ये जानना चाहिए कि जानने का फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि नॉलेज इज पावर। ये बॉडी पावर नहीं है, नॉलेज इज पावर। जिनके पास जितना नॉलेज है, जिस रेशियो में नॉलेज है उसी से उनको पावर दिया जाता है या मिलता है। तो इस तरह से हम हर नागरिक को इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि हम लोग पुलिस ऐसे आया अचानक पुलिस घुस जाएगा, बोलेगा हम अरेस्ट करते हैं, तो ये हम लोग को मालूम है बिना वारंट को नहीं कर सकता। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग जानकारी नहीं है तो सीधे लाल टोपी देख लिया हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग आस पास जो भी जहाँ है कंसर्न पर जो वकील वगैरह मिलते हैं उनसे भी डिस्कस करते रहना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने एक सप्ताह का सिस्टम दिया है, हर गांव में मोहल्ला में जहाँ वकील है और जो वकील नहीं है वो सभी मिलेंगे, अभ्यास हम लोग करेंगे तो देर से देर हम लोग मेंटली डेवलप हो जाए। इसी के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं। नमो बुधाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। आपने बहुत ही एक भाग 3 के जो मूल अधिकार का जो 13 अनुच्छेद है उस पर अपनी बात रखी। वास्तव में ही वो अनुच्छेद संविधान बनने से पहले की जो भी विधियां थी, नियम थे, कानून थे, मान्यताएं थी, वो सबको शून्य करता है और वो अधिकार छीनता है संविधान से पहले का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, जो है आपने अपनी बात रखी। अब आभार व्यक्त करने के लिए और सभ्य सत्ता के समापन हेतु में आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय बादल सिंह साहब। बहुत बहुत आभार आदरणीय उपस्थित जनों का। हम सभ्य सत्ता से कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथी अपने माइक खोलेंगे और हम समापन करते हैं। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन करेंगे। सभी साथी अपने माइक खोलेंगे। सत्ता सुखी हों, सबे हों चखे मिनु, सबे बदानि पश्यन्तु मा कंचि मा
सभी आदरणीय जनों का सादर आभार। नमो बुद्धाय जय भीम।